सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। श्रोताओं देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि उपज बढ़ाने और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन अक्सर किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न रहता है कि मृदा परीक्षण कब कराना चाहिए, यह क्यों जरूरी है और इसे कराने का सही तरीका क्या है। तो आज इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. बरगाह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले हमें यह बताएं कि मृदा परीक्षण क्या है और इसको कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मृदा परीक्षण के विषय में मैं अपने किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये खेती बाड़ी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। जैसा कि एकता सिंह ने पूछा, सबसे जो भी हम खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, हम अपनी खेती जो करते हैं वो भूमि पे करते हैं। तो भूमि की विभिन्न फसलों के लिए उर्वरा शक्ति की अलग अलग मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और ये वस्तु स्थिति हमें ये जाननी होती है, प्रथम दृष्टया हमें ये जाननी होती है कि वर्तमान में हमारे अमुक भूमि जो भी है, जो गाटा संख्या जो भी खेत का हमारा है, जिसमें हम कोई भी फसल ले रहे हैं, उसकी उर्वरा शक्ति कितनी है या कितनी मात्रा में हमें उर्वरकों का उसमें समावेश करना है। ये दोनों पहलुओं का अध्ययन हम तब कर पाएंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मृदा में वास्तव में जितने भी 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनकी कितनी मात्रा अमुक फसल मतलब भूमि में है और जो हर फसल की जो रिकमेंडेशन होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी उर्वरक की, उसकी हमें मात्रा ज्ञात रहती है। अब जो दोनों के बीच का डिफरेंस, कहीं सॉइल में ऐसे होते हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट लो लेवल में रहते हैं, कुछ मीडियम में रहते हैं, कुछ हाई में रहते हैं। तो सॉइल की जो अगर हम सैंपलिंग प्रोसेस पे अगर हम जब आते हैं शुरू से करने के लिए, तो हम पहले सॉइल की वस्तु स्थिति हम जानना चाहते हैं कि हमारे इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या है। तो पहले तो हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि किसी भी पौधे की वृद्धि व बढ़वार के लिए हमें 16 पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। जो भी फसल हम रबी, खरीफ, जायद जिन फसलों में भी हम लगाते हैं, इसमें हमें आवश्यकता होती। पौधे की आवश्यकता के अनुरूप हम इन समस्त पोषक तत्वों को 3 भागों में पहले हम वर्गीकृत करते हैं। ये हमारे किसान भाइयों को जानना और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि मृदा पोषक तत्वों का वर्गीकरण पौधों की आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं। तो पहले जो तत्व आता है, वर्गीकरण की जो श्रेणी आती है, उसमें आता है मुख्य पोषक तत्व, जिसको हम मेजर न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए आता है आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास, जिसको हम कहते हैं एनपीके कहते हैं। इनकी की सभी फसलों की मुख्य रूप से सभी फसलों को इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद जो होती है, इनसे कम मात्रा में जिन पोषक तत्वों को विभिन्न फसलों की आवश्यकता होती है, उनको हम द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की श्रेणी में हम उनको ले आते हैं। उसमें हमारा है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर। तो 3 तत्व हमारे सेकेंडरी या द्वितीय पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि विभिन्न फसलों में समावेश किया जाना आवश्यक होता है। वो अभी मैं आगे चर्चा में बताऊंगा कि किन फसलों में किन पोषक तत्वों का विशेष रूप से समावेश या करना उनका आवश्यक होता है, वो इसमें चीज पाती। तीसरा जो श्रेणी आती है पोषक तत्वों की विभिन्न फसलों में दिए जाने की, वो आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी आती है, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली पौधे के लिए जो 7 जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो हर पौधे की क्रॉप के लिए कम से कम एसेंशियल हैं, उन्हें दी जानी चाहिए मात्रा जो रिकमेंडेशन विभिन्न फसलों के लिए दी गई है। विशेष रूप से उसमें जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है इत्यादि। ये 7 पोषक तत्व जो हैं, ये विशेष रूप से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा की श्रेणी में आते हैं। इनको सभी को फिर विभिन्न फसलों में हम इनका समावेश करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि मृदा परीक्षण कराने का सही समय क्या है। इसे बुआई से पहले करना चाहिए या कटाई के उपरांत करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। ये किसान भाइयों के लिए जानना बहुत ही जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किसान भाइयों को, छात्रों के लिए, एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, कि मृदा का नमूना हमें किस समय खेत से लिया जाना चाहिए। ये सबसे जानने की महत्वपूर्ण विधि। अगर ये आपने जान लिया तो आप समझिए कि मृदा एकत्रित नमूना लेने का सही या उसका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा।
इसमें दो थ्योरी है, क्लियर कट मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो भी क्रॉप आपने सपोज करिए खरीफ से हम सीजन शुरू करते हैं, खरीफ से आपने धान खरीफ की जो भी फसलें लगाई जाती हैं, उस समय आप अपने खेतों में विभिन्न पोषक तत्वों का फसल के साथ समावेश कर चुके होते हैं। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट का समावेश कर चुके होते हैं। जैसे खरीफ की कोई क्रॉप हमने स्पेशली हमने धान की बात की, और भी फसलें जो हमारी दलहनी फसलें इसमें उगाई जाती हैं जो भी हैं, लेकिन इसका जो लेने का सैंपलिंग का जो सबसे अप्रोप्रिएट या सही समय जो होता है, जब क्रॉप हमारी हार्वेस्ट हो जाती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब अमुक फसल के द्वारा समस्त पोषक तत्वों का जिनका उस फसल के लिए उपयोग किया गया है, फसल के द्वारा उसका पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसका प्लांट्स के द्वारा कर लिया जाता है। यूं कह सकते हैं कि समान रूप से कि फसल की कटाई के उपरांत जो खरीफ की फसल लगाई जाती है उसकी कटाई के उपरांत, रबी की फसल लगाते हैं उसकी कटाई के उपरांत, जायद की फसल लगाते हैं उसकी कटाई के उपरांत। कहने का मतलब यह है जब हमारा खेत कटाई के उपरांत खाली हो जाता है, उस स्थिति में हम आकर के किसी भी खेत की अपनी जिसकी हमें मिट्टी की जांच करानी होती है, फसल की कटाई उपरांत ही उसका हम मिट्टी का सैंपलिंग लेते हैं। विशेष रूप से ये ध्यान हरदम देना चाहिए किसान भाइयों की कि जब आप खेत में फसल खड़ी रहती है, खरीफ की खड़ी हो, रबी की खड़ी हो या जायद की खड़ी, बीच की स्थिति में आप मृदा नमूना का उसमें सैंपलिंग नहीं करेंगे। कारण भी बता देता हूं कि उस समय अगर आपका मृदा का नमूना लिया जाएगा तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो आएगी गणना में वो ज्यादा आएगी, क्योंकि पौधे के द्वारा तो पूरा उसका अवशोषण किया नहीं गया है। और जब आप सैंपलिंग करेंगे और हम रिजल्ट उसका बना करके लेबोरेटरी से देंगे तो उसमें वो लो की जगह मीडियम दिखाएगा, मीडियम की जगह हाई दिखाएगा, फिर अगली क्रॉप के लिए हम रिकमेंडेशन उसी के हिसाब से कर देंगे तो वो आपकी कम पड़ जाएगी डोज आपकी जाकर के। तो विशेष रूप से ये है कि जो जैसा प्रश्न था हमारे एंकर्स का कि फसल की कटाई मतलब कब करनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, नेट सेल में कह सकते हैं कि फसल की कटाई के उपरांत ही, मृदा के खाली होने के उपरांत ही, उसमें फसलों की कटाई के उपरांत ही हम उसका मृदा का नमूना एकत्रित करते हैं। तो सर साल में कितनी बार मृदा परीक्षण कराना सही साल रहता में अब मेरा ये कहना है कि अगर कम से कम हर खेत में कम से कम 2 साल के अल्टरनेट के 2 या 3 साल के बाद आपको उसकी मतलब सैंपलिंग करा करके उसका न्यूट्रिएंट का स्टेटस आपको चेक कर देना चाहिए। उसमें आपका जैसे सारे न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताया, मेजर है न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके अलावा भी उसमें बहुत सी चीजें सॉइल की चेक की जाती हैं। उसमें कार्बनिक उसका पीएच होता है, उसका ईसी होता है, उसका आर्गेनिक कार्बन होता है, उसकी बल्क डेंसिटी होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट होता है। उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो विशेष रूप से हमारी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में अपना विशेष अपना योगदान रखता है, जिसमें कि इसमें हम जीवाश्म पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की भी हम उसमें गणना करते हैं, क्योंकि वो मृदा अधिक स्वस्थ मानी जाती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीवाश्म पदार्थ हों, सूक्ष्म जीव हों और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उसमें जितनी ज्यादा होगी वो सॉइल हमारी उतनी ही रिच और उतनी ही अच्छी और उतनी ही विभिन्न फसलों के उत्पादन की दृष्टि से वो अच्छी मानी जाती है। तो सर आप ऐसा कह रहे हैं कि किसान भाइयों को 2 साल में एक बार मृदा परीक्षण करवा लेना चाहिए। हाँ, 2 या 3 साल के बाद उसको मतलब करा। तो सर अगर 2 साल में एक बार करा रहे हैं तो सर्दी, गर्मी, बरसात कौन से मौसम में करवाना उपयुक्त होता होगा मृदा परीक्षण? जब खेत देखिए हमने कहा ना फसल की कटाई के उपरांत, खरीफ की फसल जब आप काटते हैं, जब रबी की फसल बोते हैं, दोनों के बीच का जो गैप का पीरियड होता है उस बीच में करेंगे। और रबी की बुआई जब आप करते हैं और जब जायद का सीजन आता है उस बीच में जो कटाई के बाद का समय 10-15 दिन 20 दिन का जो आपका बचता है, उस मतलब कहने मतलब खाली खेत में ही मृदा का नमूना लिया जाना चाहिए। और ऐसे खेत में भी खाली समय में भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, खेत सूखा होना चाहिए पूर्ण रूपेण से, उसमें सैंपलिंग लेने के लिए आसानी रहती है। सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि मृदा परीक्षण कैसे किया जाता है, मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि क्या है और नमूना लेते समय, परीक्षण कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत ही तार्किक और प्रासंगिक प्रश्न है कि हमारे किसान भाइयों को और मैं पुनः कहूँगा छात्रों को भी इसकी जानकारी विशेष रूप से है या होनी चाहिए इसमें, कि मृदा नमूना का परीक्षण जब भी हम लेते हैं, हम किसी खेत में जाते हैं, मान लीजिए कोई भी गाटा संख्या हो, आपका खसरा संख्या हो, गाटा संख्या हो, सपोज करिए आपका 1 एकड़ का खेत है, कोई एक मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ,
तो पहले मैं इसकी थोड़ी आपको सावधानियां बता देता हूँ कि आपने करना क्या। पहले सावधानी, मृदा सैंपलिंग लेने से पहले उसकी सावधानियों के बारे में और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सैंपलिंग कलेक्शन करने के लिए, मृदा नमूना लेते समय, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट जो आते हैं, बीएससी एमएससी के लड़के जाते हैं हमारे सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में, विभागों में अगर होता है जिसके द्वारा हम घुमा करके इक्विपमेंट होता है लेबोरेटरी में, उसके अगर के माध्यम से हम सॉइल का सैंपलिंग का नमूना खेतों से लेते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हमारे किसान भाइयों के पास ये यंत्र नहीं होता है, फिर भी कोई घबराने की इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास खुरपी होगी, आपके पास फावड़ा होगा, आपके पास परात होगी, आपके पास बाल्टी होगी, कोई चीज है, मतलब कहने मतलब एक खोदने का यंत्र होना चाहिए आपके पास, और दूसरा आपका उस पात्र में उस मिट्टी को रखने का होना चाहिए। जो आपके पास उपलब्ध हो उसको लेकर के आप अपने खेत में चले जाएंगे। सपोज किया मैंने आपसे कहा कि पहले सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस जगह से मिट्टी का नमूना आपने नहीं लेना, पहले इस बात का विशेष ध्यान रहना। किसी भी खेत में हमारे किसान भाई जाते हैं, छात्र जाते हैं, देखते हैं उसके खेत की चारों तरफ से मेड़ बंधी हुई रहती है। तो मेड़ से चारों तरफ 1 मीटर एरिया को हम छोड़ देते हैं चारों तरफ से, मतलब कहने मतलब पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ से जिस तरफ प्रकार से खेत हो, मतलब 1 मीटर छोड़ करके उसके अंदर की हम एक सर्किल या निशानदेही ऐसी कुछ बना लेते हैं अपने आप से कि वहीं से हमें मिट्टी का नमूना लिया जाना है। अब एक नमूना जो आइडियल नमूना होता है, जो सबसे अच्छा होता है, एक खेत से कम 8 से 10 जगह नमूना लेना चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप नमूना लेंगे, जितनी दूर से आप मतलब अब जैसे मान ली मेड़ के चारों तरफ से 1 मीटर छोड़ करके अब अपने खेत को आप 8 से 10 भागों में बांट लीजिए, मोटा मोटी अपने हिसाब से। एक नमूना मुझे यहाँ से लेना है, एक वहां 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 से लेना, उस जगह से जा करके आप, खुरपा होता है उसको यूं आप मारते हैं, वी आकार का ऐसे आपका निकलता है, चेपा निकलता है, उस चेपे को सीधे उठा करके निकाल लीजिए और अपनी बाल्टी में, या जो आप कोई पात्र जो भी ले गए हों, परात ले गए हों, तसला ले गए हों, जो भी वी आकार का लगभग 6 इंची के आसपास आप खोदेंगे और ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी को निकाल करके उस पात्र में आप रख देंगे। तो लगभग 8 से 10 जगह, मैंने कहा ना, आप जितना ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा सॉइल मतलब एक्यूरेसी आपकी उतनी ज्यादा आएगी। ये नहीं कि हम 4 जगह से ही खेत में जाके सैंपल लेकर चले आए, यहाँ बैठा 1 मीटर के बाद जाके ले लिया, 4 मीटर के बाद ले लिया, 6 मीटर बाद, ऐसे नहीं करना है। इस तरह से आइडियल हमें नमूना लेना है कि वो पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन कर सके। मैंने कहा ना, जैसे एक एकड़ का खेत है, 1 बीघे का खेत है, तो 6-7 जगह से, कई जगह से सैंपल का नमूना आप 6 इंची का लगभग वी आकार का कोचा लगाते हुए अपना निकाल लेंगे। अब 6-7-8 जगह से आपने सैंपल निकाल लिया, अब उसको वहां से लेकर के आप किसी छायादार स्थान पे चले आइए। वहां पे अब जब उसको आप ले आएंगे, नीचे कोई पन्नी वगैरह बिछा लीजिएगा वहां पे, और सारे सैंपल जो आपने एक पात्र में इकट्ठा किया है, बाल्टी में किया है या परात में किया है, जिस चीज में भी किया, तसले में किया है, उसको एक जगह आप नीचे पन्नी बिछा करके, कोई चीज सूखे स्थान पे बैठ करके, पेड़ के नीचे जहां भी हो वहां पे आप उसको ले लेंगे और ईंटा से लेकर के या किसी चीज से, भारी उससे चीज से उसको बूक लीजिएगा, कायदे से बूकना, जैसा ना कि भुरभुर हो जाए, पूरी मिट्टी जो होती है भुरभुरी सी हो जाती है। अब सब तो आपस में मिल ही गया है। अब उसको क्या करना है कि आपको लगभग, मिट्टी तो हम 8-10 जगह से ले लेते हैं तो वो ज्यादा मिट्टी हो जाती है, लगभग हमारे पास वो 2 किलो के आसपास की मिट्टी, लगभग अगर इतना लेते हैं तो 2 किलो के आसपास की मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो इतनी मिट्टी हमें लेबोरेटरी में नहीं ले जानी। उसके कर रहा क्या आपने, मैंने बताया नहीं, पहले उसको बूक लेते हैं, फिर उसको हम 4 कूरा बना लेते हैं। जैसे 4 कूरा यूं यूं करके 4 कूरा मैंने उसको बना लिया। अब 2 कूरा को हमने सीधे साइड कर दिया, किनारे कर दिया हमने। 2 जो आपके बचे हुए हैं उनको फिर अच्छी तरह से आपस में मिक्सिंग कर दी। 2 कूरा मिला के फिर 1 कूरा आपका बन गया। फिर उस 1 कूरे को पुनः पे क्या करेंगे, हम 4 भागों में बांट देंगे। फिर 2 जो उसमें निकला हमने किनारे कर दिया, 2 जो बचा आपस में मिला के फिर 1 कूरा बना लिया। फिर उसको हमने क्या किया, 1 को फिर 4 भागों में बांट दिया, फिर 2 के, ये 2-4-1 की प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक 250 से आधा किलो तक मिट्टी हमारे पास अवशेष रह जाती है। अब वो जो मिट्टी हमारी बच जाती है उसमें से अगर कोई कंकड़ हो, पत्थर हो, कोई चीज हो, पत्ती हो, टहनी हो, कोई भी ऐसी चीजें जिसमें आप बुकाई कर रहे होते हैं उसकी, उसको निकाल लेते हैं और कायदे से तो उसको छान के ले आना चाहिए। छन्नी आपके पास रहती, नहीं भी रहती फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, एक कपड़े की थैली में उसको आप भर लेंगे। कपड़े की थैली में फिर टैग आते हैं,
आपके पास टैग आते हैं, एल्युमिनियम के टैग आते हैं, जहाँ पे लेबोरेटरी से आपको सैंपलिंग करानी हो। ब्लॉक स्तर पे भी बहुत सी लेबोरेटरियाँ किसी विभाग की होती हैं। लगभग हर जनपद में आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के जो कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं, लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में मृदा परीक्षण की व्यवस्था है और किट है। वहाँ पे वैज्ञानिक भी हैं। हमारे कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में सभी केंद्रों पे मृदा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। तो उसमें मैंने बताया ना कि उसमें झोले में रख करके उसमें फिर टैगिंग करके, टैग में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन अपनी आप उसमें शेयर करेंगे। एक तो अपना कृषक नाम लिखेंगे, अपना पिताजी का नाम लेते, अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना ग्राम, जो उनका ग्राम होगा, उनका जो पोस्ट ऑफिस होगा, उनका जो पोस्टल एड्रेस कह लेंगे, मतलब पूरी चीजें उसमें डाल देंगे। और विशेष रूप से खसरा संख्या और गाटा संख्या जरूर डालेंगे, जिससे किसान भाई को ये पता चल जाएगा कि मेरे अमुक खेत का इस खाटा संख्या का ये मेरा सैंपल है। और उसको एक पर्ची क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं और दूसरी सिमिलर पर्ची ही वैसे ही बनाते हैं, उसको थैली के ऊपर उसको भी नत्थी कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी ले जाने के लिए उसको हम तैयार करते हैं। सावधानी में थोड़ी एक दो बातें रह गई थी, मुझे भी याद आए। उसमें ये कहना है, आप 1 मीटर तो छोड़ करके बनाते ही बनाते हैं। किसी भी छायादार स्थान से अगर कहीं आपके खेत में वृक्ष लगा हो तो उसके नीचे की मिट्टी का नमूना नहीं लिया जाना है, क्योंकि वहां पे पत्तियां सड़ के गल के उस एरिया में पर्टिकुलर स्थान पे ऑर्निंग मैटर या पत्तियों को डिकम्पोजिशन हो जाने के उपरांत वहां पे पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है ज्यादा आ जाती है, तो वो थोड़ा एरर आने का चांस रहता है। तो उसको हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे स्थान से जहाँ छायादार वृक्ष हो उसके नीचे की मिट्टी हम नहीं लेते हैं। और एक चीज और करते हैं, जहां हमारे किसान भाई देखते हैं खेत में अपने गोबर की खाद या घूर वगैरह ले जा करके लगा देते हैं, उसके घूर के नीचे की स्पेशली मिट्टी और उसके 1 मीटर 2 मीटर सराउंडिंग की मिट्टी भी हमें लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमें ऑर्गेनिक मैटर और पोषक तत्वों की मात्रा अगर वहां से सैंपल ले लेंगे तो वो एक आइडियल सॉइल सैंपलिंग ना होकर के एक अलग तरह का हो जाएगा और एरर आ जाएगा, सही चीज नहीं है वहां पे। और दूसरी चीज देखिए कि हर खेत में कहीं ना कहीं ढालू एरिया होता है आपका। जब आप फसलों में जल का प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन करते हैं तो पानी एक साइड में कहीं ना कहीं स्लोपी एरिया आपके खेत में होता है और कुछ समय तक पानी उस एरिया या मेड़ या चक्रोट के साइड में पानी आपका रुका रहता है। तो इट मीन्स कि पानी जो आप न्यूट्रिएंट देते हैं वो पानी में फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है और काफी देर तक वो बह करके जब किनारे की ओर चला जाता है तो वहां पे उनका डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। तो वहां की भी मिट्टी, जो ढालू स्थान जहाँ पानी ज्यादा देर रुका रहा होता, उस स्थान से भी मिट्टी को लेने के लिए हमें वहां से बचना चाहिए। इन 4-5 सावधानियों को करते हुए समय का कि किस समय हमें सैंपलिंग लेना है, फसल की कटाई के उपरांत लेना है और कैसे सैंपलिंग करते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी चीजें करने के बाद आप फिर ले आते हैं नमूना को कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे हैं वहां पे ले आएंगे और हमारे जो वैज्ञानिक होंगे उनको आप अपना सैंपल देंगे और निसंदेह हमको लगता है कि 1 दिन बाद आपको रिपोर्ट अवश्य मिल जाएगी। और उसमें मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं, एक कार्ड हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड भी केंद्र का ICR के द्वारा जो डेवलप किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें दी जाती हैं। आपके जैसे मैंने बताया पहले कि आपका pH भी रहेगा, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, बल्क डेंसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट, जो भी NPK है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी अलग अलग से इसकी एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसके लिए शुल्क अलग से है, तो वो भी शुल्क आपको वहां पे मतलब जमा करना पड़ता है। उसके लिए भी मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। या क्षेत्रीय भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित होती हैं, इफ्को के द्वारा भी चलाई जाती हैं, क्रिफ्को के द्वारा चलाई जाती, कई एजेंसीज भारत सरकार की ऐसी हैं जहां पे मृदा परीक्षण की सैंपलिंग की जाती है और वहां पे आपको पूरी रिपोर्ट दी जाती है। एक बात और उसमें ध्यान रखिएगा अपनी पर्ची में लिखते समय कि आगामी हमें कौन सी फसल लगानी है, क्योंकि अब तो हमारे पास सैंपल आ गया और आपकी सॉइल का स्टेटस हमें पता चल गया, लो है, मीडियम है, हाई है। अब आगे आपकी जो फसल लगानी है उसका अगर आप जिक्र किए रहेंगे तो हम आगामी फसल की उस अपनी गणना के आधार पे आगे उस फसल में क्या रिकमेंडेशन होगी, मुख्य तत्वों के, द्वितीय पोषक तत्वों के, माइक्रो तत्वों की, उसकी भी रिकमेंडेशन आपको उस कार्ड शीट में दे दी जाएगी, जिससे कि आप उसका उपयोग करते हुए आसानी से अपने मिट्टी की जांचों उपरांत उर्वरकों का प्रबंधन कर सकते हैं। एक बात मैं और अपने किसान भाइयों को विशेष रूप से आगाह करना चाहूंगा, जो पोषक तत्वों का जो प्रबंधन होता है
उसको जो वैज्ञानिक विधियां व तकनीकियां बताई गई हैं किताबों में, गोष्ठी से, मेले से, विश्वविद्यालय स्तर से बताई गई, उस विधि के अनुसार ही पोषक तत्वों का बीजों के साथ बुआई के समय ही उसका प्रबंधन करें। छिड़कवा विधि से फर्टिलाइजर को देने की रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। ये होती है कि सीड और फर्टिलाइजर, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन से ही एक साथ बेसल मेथड से अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो निसंदेह हम अमुक फसल से हम जो वांछित लाभ है उर्वरक का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि सभी किसान भाई अपनी मृदा परीक्षण कराएं। कराने के उपरांत जो उर्वरकों का समावेश करते हैं उसमें सीड्रिल कम फर्टिलाइजर जो आपकी सीड्रिल मशीन आती है उसके साथ उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे तो निसंदेह आपके अमुक फसल की उत्पादन व उत्पादकता जो आप वांछित है, जो रिपोर्टेड होती है, वो आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगी। सर आपने हमें बहुत विस्तार से समझाया कि मिट्टी का सही नमूना लेने की विधि क्या है, नमूना लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खेत के किस भाग से और कितनी गहराई तक मिट्टी लेनी चाहिए। हाँ सर, इस पे आपने एक चीज बोली थी कि हमें 6 इंच तक की गहराई पे मिट्टी लेनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी आगामी फसल जो है वो एक बागवानी फसल है उसमें 1 मीटर तक जाकर के ले सकते हैं। ये मैं उसको इंक्लूड कर लीजिए उसमें 1 मीटर तक बागवानी फसलों के लिए। सर अब हमें बताएं कि जो मृदा परीक्षण करवाने पर जो हमें रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट में अगर किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, मतलब मृदा परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर खादों एवं उर्वरकों का प्रबंधन किसान भाइयों को किस प्रकार से करना चाहिए। जो रिपोर्ट उसमें बताई गई, जैसे अमुक फसल, हर फसल की रिकमेंडेशन, जैसे गेहूं की, धान की, चना की, मटर की, ऑयल सीड पल्सेस, हर क्रॉप की हमारी जो कृषि डायरी विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है उसमें उर्वरकों की मात्रा लिखी गई है, एनपीके की कितनी मात्रा अमुक फसल में दी जानी है। तो इसीलिए मैंने लिखा था, किसान भाइयों को बताया था कि इसमें अपनी जो पर्ची डालिएगा उसमें जरूर लिख दीजिएगा कि आगामी आपके द्वारा कौन सी फसल ली जानी है। तो आज की वर्तमान में आपकी मिट्टी का स्टेटस, सॉइल का क्या है और आगे जो रिकमेंडेड डोज हर क्रॉप के स्टैंडर्ड है उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम घटा के बढ़ा करके भी उस रिपोर्ट में लिख देंगे। तो अमुक फसल में ये चीज आपको इतनी डालनी है, तो उससे किसी प्रकार का एरर नहीं है। एक जो जनरलाइज फर्टिलाइजर डोज जो रिकमेंड की गई है किताबों में लिखी रहती है, विश्वविद्यालय की अन्य जो शोध संस्थानों की लिखी रहती है, वो एक सामान्य जो मिट्टी रहती है उसकी रिकमेंडेशन लिखी रहती है। लेकिन मान लीजिए हमारी सॉइल लो है, हमारी सॉइल मीडियम है, हमारी सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट रिच है, ज्यादा है, तो हमें ज्यादा देने की जरूरत तो नहीं है। तो हम उस हिसाब से उसकी रिकमेंडेशन उस हिसाब से कम या ज्यादा करके उसकी हम संस्तुति करते हैं कि जिससे उस फसल की अमुक की इस मिट्टी के आधार पे इतनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वही हम उसको रिकमेंड करते हैं। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीएच वैल्यू का भी पता चलता है मृदा परीक्षण रिपोर्ट में, तो अगर मिट्टी हमारी ज्यादा क्षारीय है या ज्यादा अम्लीय है तो उस केस में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए मिट्टी का सुधार करने के लिए। उसमें जैसे इसमें 3 तरह से, एक होती है एसिडिक सॉइल होती है, एक न्यूट्रल सॉइल होती है, एक होती क्षारीय सॉइल, जैसा आपने कहा ऊसर सॉइल होती है। तो जो एसिडिक सॉइल होती है वो आपकी 6 के नीचे जाती हैं, जो न्यूट्रल सॉइल होती है वो 6 से आपकी 7 तक 8 तक मतलब रहती है। अब जब पीएच 8 के ऊपर बढ़ जाता है तो वो ऊसर वाली सॉइल हो जाती हैं। ऊसर सॉइल का रिक्लेमेशन करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां व तकनीकियां हैं वो किसान भाइयों को पूरी तरह से अडॉप्ट करनी पड़ेगी। खासतौर से अगर ऊसर की सॉइल है उसमें तो जिप्सम की मात्रा वो भी आपको फिर चेक करानी पड़ेगी अलग से कि कितना परसेंटेज ऊसर है, क्या है, कैसे, उसमें सारी चीजें। तो उसमें जिप्सम है, पैराइट्स है, और उसमें कई भी फिजिकल, केमिकल, यांत्रिक 3-4 विधियां हैं। उन विधियों का प्रयोग करके किसान भाई अपना समावेश कर सकते हैं। और उसका स्पेशली जो जिप्सम और पायराइट्स के द्वारा हम ये कहते हैं, मोटा मोटी जिप्सम और पायराइट्स के द्वारा ही हम इसमें इनका जो ऊसर का जो होता है हम रिक्लेमेशन करते हैं। लेकिन जो सॉइल हम रिक्लेम करते हैं इन 2 चर्चों से खास तौर से, उसके बाद ऐसी मिट्टी में या मृदा में हमें सनई व ढैंचा का प्रथम बार समावेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ऊसर सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल लेस होता है। ऑर्गेनिक मैटर उसी तरह से इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए जिस प्रकार से मानव में हमारे अंदर आपकी उम्र हीमोग्लोबिन की जितनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे एक सामान्य अवस्था में पुरुष में 12 से लेकर 17 तक जो भी रिकमेंडेशन की जाती है, उस तरह से हीमोग्लोबिन की जितनी मात्रा होनी चाहिए, उसी तरह से सॉइल में भी हमारी 1% कम से कम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अवश्य रूप में होनी चाहिए। लेकिन औसतन आज हमारी मृदा में
ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा की बहुत कमी आ गई है, वो दशमलव में आ गई है। तो जो भी रिक्लेम सॉइल करते हैं शुरू शुरू में, उसमें आप जब ये रबी की फसल की कटाई कर लेते हैं मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ऐसे खेतों में पानी का प्रबंधन करते हैं, उसमें सनई व ढैंचा की फसलों का हम उसमें समावेश करते हैं। ये लगभग 40 से 45 50 दिन की या कमर तक की स्थिति में ये जब फसलें आ जाती हैं, तो इसमें मट्टी पलट हल से जो होता है इनकी उसी में जुताई कर देते हैं उस खेत में जाके, जो ऊसर वाली सॉइल रहती हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को हम उसमें रिच कर देते हैं। कोई भी हो, सामान्य दशा की सॉइल हो, हम कहते हैं। वैसे भी हमें ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का सदैव प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मल सॉइल हो हमारी, उसमें तब भी हमें हर खेत में कम से कम 2 साल बाद कम से कम उसमें ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप आपको लेनी ही चाहिए। फायदे क्या है ग्रीन में मैन्योरिंग क्रॉप करने के लिए? एक तो जितने भी आपके पोषक तत्वों की मात्रा है, मेजर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, इनके डिकम्पोजिशन के बाद इसमें इन तत्वों की मात्रा में इनकी भी इनसे प्राप्ति होती, एक चीज होती है। और ऑर्गेनिक मैटर तो रिच, जितनी आप कंपोस्ट की खाद से, गोबर की खाद से जितनी मात्रा का समावेश टन में नहीं कर सकते हैं, अगर आप सनई व ढैंचा के खेत में पलटाई कर देते हैं तो टनों टन आपको ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट खाद के बराबर आप उसमें इसमें समावेश करते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, और पीएच जो अगर ये उसरीली सॉइल होती है रिक्लेम करने के बाद, इसमें अगर सनई व ढैंचा का हम इसमें समावेश करते हैं, ये ऊसर मृदा का भी क्या करते हैं, सॉइल करते हैं। और ग्रीन मैन्योरिंग का सबसे मेजर रोल आपका ये होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्यों इसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में नाइट्रेट के रूप में ये कन्वर्ट करते हुए फिक्स कर देते हैं। मतलब आपको नाइट्रोजन भी देने की यहाँ पे एडिशनल लगभग जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरह से अगर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लेते हैं तो किसी भी क्रॉप, मतलब खरीफ की जो भी क्रॉप लेते हैं आप, तो उसमें आप 50% नाइट्रोजन आप कट कर सकते हैं। आपकी सेविंग हो जाती है, उर्वरकों की वहां पे सेविंग हो जाती है। दूसरी बात है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉपिंग करने से हमें फायदा ये होगा कि हमारी मृदा की जल धारण की क्षमता जो होती है, जल धारण की क्षमता जो आज हमारी मृदा की बहुत कम हो गई है, कम होने का कारण क्या है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है। लेकिन अगर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की अगर हम पलटाई कर देते हैं उसमें, तो रिच हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर, उसमें पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। सॉइल का नेचर स्पंजी नेचर का हो जाता है अपने आप में, ये वाटर को ज्यादा देर तक अपने आप में होल्ड करने की इनके अंदर कैपेसिटी हो जाती है। तो इससे कंडीशन ये बनती है कि आपका सॉइल का टेम्परेचर, गर्मी में भी बहुत जल्दी सॉइल आपकी हीट नहीं होती है, और जाड़ों में भी बहुत जल्दी आपकी ठंडी भी नहीं होती है इसमें। और दूसरी बात और है, बात की जाती प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उनमें हमारे जो जीवाश्म होते हैं, मित्र जीव हमारे होते हैं, मित्र कीट होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनको भी खाने पीने के लिए हमें पोषक तत्व या उनके खाद्य पदार्थों के लिए हमें प्रबंधन करना पड़ता है उसमें। तो अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को खा करके हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, और अपनी संख्या में, मल्टीप्लिकेशन में ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। ये जितनी संख्या में ज्यादा हमारे सूक्ष्म जीव रहेंगे, उतनी ही हमारी सॉइल जो होगी फर्टाइल होगी। उसके लिए फिर जीवामृत, ग्रामृत, वो डिटेल है, कभी और लेक्चर उस इशू पे होगा, मैं डिटेल उसके बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो मेरा यही कहना है कि मतलब ऊसर सॉइल का रिक्लेमेशन आप जिप्सम पैराइट से कर सकते हैं। उसका फिजिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, यांत्रिक है, कई विधियों का आप प्रयोग करके, और जो किसान भाई अगर करना भी चाहते हैं, अगर जो विधि उनको अच्छी लगे, आपके तो अब हर जिले में हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र खुले हैं, वैज्ञानिक भी बैठे हैं, आप आए, बैठे, चर्चा कर रहे हैं, आपको तीनों विधियों के बारे में विशेष रूप से इसमें पूरी चर्चा करके आपको उसके रिक्लेमेशन की पूरी पद्धति का ज्ञान आपको दिया जाएगा। सर, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि मृदा परीक्षण रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितना है मिट्टी में। साथ ही आपने बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरह से किया जा सकता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है मिट्टी में, तो जैसा कि आपने बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया युक्त जैव उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है, ग्रीन मैन्योरिंग की जा सकती है, हरी खाद डाला जा सकता है। साथ ही आपने ये भी बताया कि इससे आप मृदा की जल धारण क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जल प्रबंधन का कार्य भी किया जा सकता है। सर, अब आप हमें बताएं कि जो सरकार मृदा परीक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सर, सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं? और जो आप मृदा परीक्षण रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा परीक्षण रिपोर्ट से अलग है? नहीं, सॉइल हेल्थ कार्ड है जिसमें उसमें सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं।
जो मैंने आपको बताया ना, प्राथमिक न्यूट्रिएंट है एनपीके, कैल्शियम सेकेंडरी, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये सॉइल हेल्थ कार्ड में इन पॉइंट वो सारे इसमें लिखे हैं, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, बल्टिसिटी है, इन्फिल्ट्रेशन है, पोरोसिटी। सॉइल हेल्थ कार्ड एक तरह का, उसमें पैरामीटर्स बने हुए, उस पैरामीटर में ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं और पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सारे उसमें लिखे हुए हैं, उन्हीं की हम गणना करते। सॉइल हेल्थ कार्ड जो कंपाइल रिपोर्ट होती है हमारी सॉइल की, जो एनालिसिस को, उसी को हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। उस पर हम सारी इंफॉर्मेशन अपनी फीड करते हैं हम, वही हमें। ये तो भारत सरकार के हमारे और प्रदेश सरकार की है कि हमारे देश में और प्रदेश में इस योजना को बहुत बढ़ चढ़ के इसमें किया जा रहा है, और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाती है, समीक्षा भी की जाती है कि अमुक जनपद, अमुक केवीके के द्वारा, अमुक लेबोरेटरी के द्वारा, अमुक संस्था के द्वारा कितने हमारे कृषक भाइयों के सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, इसमें कितने नमूनों का परीक्षण करने के उपरांत उसमें डेटा फीडिंग करके वो कार्ड उनको उपलब्ध कराए गए। सर, एक प्रश्न और था मेरा जो मैं आपसे पहले ही पूछना चाह रही थी। जब आप नमूना लेने की विधि के बारे में बता रहे थे तो आपने कहा कि हमें 12-13 अलग-अलग जगहों से नमूना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन सर, अगर हमारा खेत छोटा है तब तो ये ठीक है। अगर हमारा खेत बड़ा है तो क्या इतनी अलग-अलग जगहों से नमूना लेने की वाकई आवश्यकता है? क्योंकि आजकल हम स्मार्ट फार्मिंग की, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहां जितनी उर्वरक की, जितनी सिंचाई की आवश्यकता हो हम उतना ही दें? नहीं, देखो, आप सॉइल सैंपलिंग, मैंने कहा एक्यूरेसी उस सॉइल की, उस फील्ड की, उस खेत की जब ही आएगी जितने ज्यादा जगह से आप सैंपलिंग लोगे। किसी भी चीज का जो प्रॉपर, भाई एक जगह से दो जगह से आप सैंपलिंग लोगे, वो पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। पूरे खेत के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जगहों से मृदा का नमूना लेना पड़ेगा। वो जब आपस में सारे नमूने आपस में मिलेंगे, मिक्स कर दिए जाए, जैसे मैंने कहा ना, सारे नमूनों को लेके एक में मिला देते हैं, फिर उनको एक घूर बनाते हैं, फिर उसको 4 पार्ट करते हैं, 4 में 2 अलग कर देते हैं, फिर 2। ये क्या होगा, पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमको। पर्टिकुलर 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर, 5000 स्क्वायर मीटर का नहीं चाहिए हमको। मैक्सिमम एरिया का रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस खेत का, हर कोने से लेकर के बीच का, मिडिल का, आगे का, पीछे का, सब रहेगा ना। तो वो हमने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम उसकी एनालिसिस कर पाएंगे, और उसको हम जो देंगे वो ज्यादा कारगर रहता है हमारे किसान भाइयों के लिए, उर्वरकों के प्रबंधन के लिए। सर, सबसे पहले तो आज इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। देखिए किसान भाइयों, मृदा नमूना परीक्षण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है, जो मिट्टी की पोषक स्थिति को समझने और उसकी उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए सभी किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मृदा परीक्षण करवाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों और जैविक पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, मृदा नमूना परीक्षण से संबंधित अगर आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. बरगाह के मोबाइल संख्या 94151888020 पर सीधा संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।